अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट आपका है यहाँ पे, दैट इज JIGL, इसके ऊपर बात करेंगे। अब अभी मैंने आपको सारे चैप्टर्स यहाँ पे दिए नहीं है, तो धीरे धीरे करके शुरुआत करेंगे। बट ओवरऑल इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में 16 to 17 चैप्टर्स जो है वो इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं, जिसमें से हम एक टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं। वो टॉपिक का नाम है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये आपको मिलेगा, देख लो, आपके पास कंटेंट तो है ही, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। आज फर्स्ट डे है, तो बिकॉज ऑफ दिस इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग थोड़ा टॉपिक अपना प्लस माइनस ही चलेगा, लेकिन कल से फिर वापस वो 1 आवर का प्रॉपर रूटीन भी आ जाएगा वैसा है, क्योंकि ये जनरल चीज़ें बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आपके माइंड में क्लियर रहेगा तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। RTI की बात कर रहे हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपने इसके बारे में क्या सुना है? कुछ भी अगर आपको पता हो तो आप बोल सकते हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, कहीं पे वर्ड सुना हो, कहाँ काम लगता है, क्या होता है? क्योंकि हर एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट ने कानून क्यों बनाया, विदाउट रीजन तो नहीं बनाया होगा। तो होता क्या है इसमें, कुछ पता है? कहीं पे आपने सुना, कहीं कॉलेज में सुनने में आया हो, स्कूल में बोर्ड एग्जाम में कहीं सुना हो, जनरल न्यूज़ में कुछ कुछ भी ऐड करना है तो बोल सकते हो, बोलो विवेक। जैसे सर, जब मैंने सुना है जितना कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो जो सेलर होता है उससे हर एक सवाल पूछ सकते हैं प्रोडक्ट क्या हो। हाँ करेक्ट है, तो आपको जानने का राइट है कि आप क्या प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, तो ठीक है, वो भी एक पॉइंट है। और कुछ किसी को ऐड करना इसके रिलेटेड, ऐसा कुछ हो गया आपको लगे कि हाँ थोड़ा बहुत पता है, ट्राई करते हैं तो कर सकते हो। गलत बोल दिया तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, वो एडिट हो जाएगा, ठीक है, इसमें रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। तो आपने अगर गलत आंसर दिया, जो आपने बोला वो सही नहीं है, तो इट इज़ ओके, लेकिन ट्राई तो करो, क्या पता जो सोच रहे हो वही सही हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हो जाता है, तो कोशिश कर सकते हो। है किसी के माइंड में कोई पॉइंट RTI को लेके कुछ बोलना? नहीं। अब देखो मैं ही बता देता हूँ, फिर इंट्रोडक्शन पे आते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों ने पढ़ा, तो उसमें आर्टिकल नंबर 19 था और आर्टिकल नंबर 21 था जो हम पढ़ रहे थे। आर्टिकल नंबर 21 में एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं राइट टू नो, जानने का हक, जो हर एक सिटीजन का है इंडिया में। उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंडियन सिटीजन को ये राइट है कि वो सवाल पूछ सकता है, किससे? सरकार से। आपने जैसे बोला वो प्राइवेट हो गया कि भाई सेलर से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसका एक नाम है केविएट एम्प्टर, ये टर्म होता है जो लेट द बायर बी अवेयर, जो आपने बोला एग्जैक्टली उसके लिए टर्म है केविएट एम्प्टर, आगे पढ़ेंगे। तो लेट द बायर बी अवेयर वो डिफरेंट चीज हो गई, यहाँ पे उससे कुछ अलग बात हो रही है। फॉर इंस्टेंस मैं एग्जाम्पल ऐसा ले रहा हूँ कि अपने सूरत में अपने बात कर रहे हैं, तो अपना सिटी है, अपने बोलते हैं सिटी ऑफ फ्लाई ओवर्स, ठीक है। फ्लाई ओवर मतलब आप अपने घर से कहीं पे भी ट्रैवल कर लो, यहाँ पे आ जाओ, आपको रास्ते में एक ना एक फ्लाई ओवर दिखा होगा या बनता हुआ दिख रहा होगा। अभी मेट्रो चल रही है, मेट्रो बन रहा है, तो फ्लाई ओवर का सिटी है अपना सूरत में, मोर देन 120 फ्लाई ओवर है, 120 ये ऑफिशियल नंबर है। और अभी और कुछ पास किया, टोटल 135 तक तो जाने वाला है। हर जगह फ्लाई ओवर बन रहे हैं, नेसेसरी भी है, जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा बनाने पड़ेंगे। अब एक फ्लाई ओवर बनाया गवर्नमेंट ने सूरत सिटी में, आपके माइंड में एज अ सिटीजन एक सवाल आया कि यार ये फ्लाई ओवर बनने में कितना खर्चा होता है कभी माइंड में आ जाता है अपने, यार कितने कितने रुपए लगते होंगे एक ब्रिज बनाने के, या मेरे घर से बहुत ट्रैफिक है अपने बनवा देते हैं, देखो अगर थोड़ा शॉर्ट पड़ता हो तो ऐसे ही जनरल आपके माइंड में आ गया। तो आपने सोचा कि क्यों ना हम गवर्नमेंट से पूछे जाके कि ये फ्लाई ओवर कितने रुपए में बनाया, ठीक है। दूसरा, इसमें कितना सीमेंट यूज हुआ, कितना स्टील यूज हुआ, कौन सी कंपनी ने बनाया, कितने पैसे लगे, मुझे जानना है। अब किसी ने सामने बोला, बोले यार आपको क्यों बताएंगे, वो तो गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट थोड़ी ना पब्लिक को सब हिसाब देती फिरेगी। फिर आपने बोला क्यों, भाई मेरे पैसे से तो बन रहा है। बोले आपके पैसे कैसे बन रहा है? बोले मैं टैक्स भरता हूँ, उससे तो बन रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो मेरे पैसों से सरकार एक फ्लाई ओवर बनाती है और उसका हिसाब मैं मांगता हूँ तो मुझे हिसाब नहीं देती, ये कैसी बात होगी? तो पॉइंट तो वैलिड है। ऐसी बातों को यहाँ पे इस एक्ट में एज एन ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखा गया और बोला कि आप सरकार से वैलिड सवाल पूछ सकते हो एंड दे आर बाउंड टू आंसर। अब आप चाहो तो सरकार से पूछ सकते हो कि फ्लाई ओवर कितने रुपए में बना, मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डिटेल्स चाहिए, कौन सी कंपनी ने बनाया, कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, सीमेंट कौन सी क्वालिटी का यूज किया, स्टील कौन सी क्वालिटी का यूज किया, ये आप कर सकते हो। कल का एक केस आया उत्तर प्रदेश में, आपने देखा हो सोशल मीडिया में, गूगल मैप वाला। उत्तर प्रदेश में एक ब्रिज था, फ्लाईओवर था, वो फ्लाईओवर आधा बना हुआ था, इनकम्प्लीट था। गूगल मैप ने बता दिया फास्टेस्ट रूट, तो मैप फॉलो करते करते ना कार में 3 लोग जा रहे हैं, रात का टाइम होगा शायद, फ्लाईओवर आगे से खाली, ठीक है, ऐसे बना हुआ है और नीचे खाई, गाड़ी उतार दी नीचे, सीधा नीचे, वैगन आ रही थी ऊपर से। हाँ, तो मारुति में तो बचने की उम्मीद वैसे ही कम हो जाती है, एयर बैग होती नहीं है, सेफ्टी है नहीं। पहली बार अभी स्विफ्ट डिजायर निकाली जहाँ पे 5 स्टार रेटिंग मिला,
बाकी मारुति की सेफ्टी रेटिंग बहुत खराब है, तो इतनी ऊपर से अगर गिरेगी गाड़ी तो क्या ही बचने वाला है। तो बेचारे तीनों लोग जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा भी एक्सीडेंट हो गया। तो गूगल मैप पे रात को भरोसा करना भी रिस्की है, उसको पता नहीं है आगे ब्रिज पूरा बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि इंडिया भी अपना जो है वो अलग चलता है ना, आधा ब्रिज बना के छोड़ दिया अपन ने। तो या तो उसको बैरिकेडिंग करो, कुछ आगे बोर्ड लगाओ, ऐसे कैसे कि जाने के बाद पता चल रहा है कि आगे ब्रिज पूरा नहीं बनाया है, ऐसा भी हो सकता है। सोचो, तो एनीथिंग इज पॉसिबल बोलते हैं, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, चलता है ना। हाँ हाँ, एक्चुअली में ऐसा है, बेचारे बिगिनर्स की हालत खराब हो गई। तो आरटीआई में आप सरकार से सवाल पूछ सकते हो, ये एक बेसिक आइडिया है। अब आते हैं आरटीआई और कहाँ कहाँ पे काम आ सकता है। अभी अपन बात कर रहे थे आईसीएसआई फेयर चेकिंग करता है, मैं उस पॉइंट से रिलेट करा देता हूँ। देखो आईसीएसआई जो है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है? आईसीएसआई को हिस्ट्री पता है? गवर्नमेंट है। इसकी जो एपेक्स बॉडी है ना, दैट इज एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। डायरेक्ट सरकार की मिनिस्ट्री जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मैनेज करती है, उसी का एक हिस्सा या सबऑर्डिनेट एंटिटी है आईसीएसआई। डायरेक्ट गवर्नमेंट का डिमांड सप्लाई कंट्रोल चलता है, ये इंपैक्ट आपके रिजल्ट रेशियो पे भी होता है। सिंपल सी बात ये है। अब आईसीएसआई जो है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ये आरटीआई एक्ट में कवर होती है। ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से रिलेट होगा क्या हो रहा है आरटीआई में। आपने एग्जाम अपियर किया, अब देखो इसके फायदे नुकसान दोनों हैं, दोनों समझाता हूँ। आपने सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम अपियर किया, एग्जाम खत्म होते जैसे घर पहुंचते हैं ना, घर वाले पूछते हैं कैसा रहा पेपर, क्या जवाब देते हो? अच्छा बोलते हो, बुरा बोलते हो, सच बताते हो, या डिप्लोमेटिक आंसर देते हो? अब ऐसा बोलते नहीं अच्छा गया, ठीक था, निकल जाएगा? बोले हाँ निकल जाएगा। यही होता है ना मेन। अब आपका पेपर कैसा भी गया, आप घर पे जाकर नहीं बोलोगे बहुत खराब गया, पता नहीं, डर लग रहा है, क्लियर करूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी बोला तो अभी से डांट पड़नी शुरू हो जाएगी। तुमको पहले से बोला, 6 महीने से देख रहे हैं, कुछ पढ़ते नहीं हो, ये वो करके। तो अगर पेपर खराब भी गया होता है ना, तो अपने ना बोलते नहीं है, भाई ठीक है गया देख लेंगे, रिजल्ट तक तो कम से कम घर में शांति रहेगी, है ना, होता है। अब रिजल्ट आ गया, अब रिजल्ट में क्या हुआ, मार्क्स आए नहीं जितने आपने बोले थे क्लियर हो जाएगा, ये वो कुछ अलग ही मार्क्स आ गए। मतलब जहां आप बोले थे 50% आ जाएंगे ना, 20-25% आए, 15%, 30%, ऐसे मार्क्स आए। अब आप क्या करोगे? अब ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा, अरे आईसीएसआई वाले चेकिंग ऐसी करते, मार्क्स ही नहीं देते, मैंने तो इतना अच्छा लिखा था, पता नहीं कहाँ मार्क्स काट लिए, मेरे को तो लग रहा था कम से कम 60 आएंगे, या तो 20 आ रहे हैं। घर वाले बोलते हैं जो 60 सोच रहा है उसके 50 आए तो समझ आता है, 20 कैसे आ रहे हैं? इतना कितना वेरिएशन है कि वो लोग इतना खराब चेकिंग कर रहे हैं? बोले नहीं आपको पता नहीं है, 10-10% बच्चे पास होते हैं, 90% बैच तो वैसे ही फेल हो जाता है। तो इंस्टीट्यूट ना चेकिंग बहुत खराब करता है, अपने यही करते हैं बचपन से कि जहां अपने मार्क्स नहीं आए ना चेकिंग खराब है, यही होता है, ठीक है। बट अब ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, आप ये बोलोगे ना तो फंस सकते हो। रीजन बता रहा हूँ, आईसीएसआई आरटीआई एक्ट में कवर होता है। तो अगर आप एप्लीकेशन करोगे ना, तो वो आपकी जो आंसर शीट है, बड़ा खतरनाक पॉइंट है, आपकी आंसर शीट की पीडीएफ आपको मेल करेंगे, चेक्ड आंसर शीट, उसकी पीडीएफ मेल करेंगे, ठीक है। और उसमें आपको बताएंगे कौन से आंसर में आपने क्या लिखा है, उसके कितने मार्क्स आपको अलॉट किए गए। और दूसरा, इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन आंसर्स आते हैं रिजल्ट के टाइम पे या एग्जाम के बाद, उसमें बताते हैं कि जो भी पेपर आपने लिखा उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो सॉल्यूशन पब्लिक डोमेन में है, आपकी आंसर शीट आप मंगवा सकते हो, तो आपके घर वाले बैठ के टैली कर सकते हैं कि कितना लिख के आए हो। तो लिखा नहीं हो बोलोगे ना हमने तो लिखा था, उन्होंने मार्क्स नहीं दिए, तो खत्म हो गया था। समझ आ रहा है? ट्रांसपेरेंसी। एक स्टूडेंट जो जेन्युइनली अच्छा पेपर लिख के आया, उसको लगता है उसके मार्क्स नहीं आए, बहुत बार होता भी है, मैंने सोचा था 45 तो आ जाएंगे, चलो 40 आए, 38 आए, 35 आए, फेल हो गए, समझे, 15 मार्क्स दिए। तो ऐसा तो मैंने क्या गलत लिख दिया कि 45 सोच रहा हूँ 100 में से और 15 आ रहे हैं? कुछ तो मेरी अप्रोच में गलती हुई होगी शायद, जो मुझे रिलेट नहीं हुआ। कैसे अगली बार कैसे सुधारा करूँ? अटेम्प्ट तो देना है, लेकिन इंप्रूवमेंट कहाँ से करूँ जब गलती नहीं समझ आ रही? आप इसके थ्रू कर सकते हो, आईसीएसआई में एप्लीकेशन करो या आरटीआई के थ्रू अप्लाई करो, और वो लोग आपको आपकी आंसर शीट की पीडीएफ मेल करेंगे। आप बोले मुझे फिजिकल कॉपी चाहिए, तो प्रिंट आउट का पैसा दे दो, आपको प्रिंट आउट घर पे दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सारी फैसिलिटी जो है ये अब अवेलेबल हुई बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। कुछ साल पहले अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज है। ये आरटीआई एक्ट आपका, जैसे अपने यहाँ पे वीएनएसयू है यूनिवर्सिटी, उस पर भी एप्लीकेबल है सेम, आप अपनी आंसर शीट की कॉपी मांग सकते हो। अच्छा, इसके फायदे नुकसान क्या है? नुकसान तो आपको समझ आ गया, घर पे क्या बोलोगे, लेकिन कुछ फायदा है इस चीज़ का। दो चीज़ें हो गई, एक तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ है, दूसरा ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईसीएसआई है, वीएनएसयू है, अब इनको मालूम है कि आरटीआई एक्ट आ चुका है, अब बच्चे अगर कॉपी मांगेंगे तो देनी पड़ेगी, तो उनकी चेकिंग पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? सही से चेकिंग करेंगे या नहीं करेंगे? क्वालिटी अपने आप आएगी, बिकॉज दे नो कि दे आर अकाउंटेबल फॉर दैट, आंसरेबिलिटी है, जवाब देना पड़ेगा, और कानून में लिखा है तो ना भी नहीं बोल सकते। आया समझ में? तो ये सारे पॉइंट्स आपको खास ध्यान रखने वैसे है। तो आरटीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझ आया? सरकारी डिपार्टमेंट से पब्लिक डोमेन में जो डेटा है वो आप मांग सकते हो एज अ सिटीजन
बिकॉज आपका राइट है, आप टैक्स पेयर हो। और ये सारे में तो आपका राइट है क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आप ही का लिखा हुआ पेपर है, तो आपको जानने का हक है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, नेक्स्ट टाइम आप इंप्रूव कर सको। अच्छा, ये आंसर शीट आपने मंगवा ली आरटीआई के थ्रू, फिर सोशल मीडिया पे डाल के ना आईसीएसआई को टैग कर करके उनको गालियाँ दे रहे हो, और देखो ऐसा चेकिंग करते हो, वैसा चेकिंग करते हो, 4 मार्क्स का आंसर था, मैंने पूरा सही लिखा है, मुझे एक ही दिया है। ऐसा नहीं होता, आप ये नहीं कर सकते। उसके रूल्स में लिखा होता है कि आप आईसीएसआई को बदनाम करने के लिए आंसर शीट मंगवाओगे तो नहीं देंगे। आंसर शीट देने का पर्पज सेल्फ इवेल्युएशन और खुद के लिए है, पब्लिक डोमेन में ब्लेम करने के लिए नहीं। ठीक है, तो वो अलग पॉइंट्स है, लेकिन आरटीआई का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब थोड़ा इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं कि आरटीआई एक्ट जो है वो आया कैसे और क्या क्या उसके अंदर डिटेल्स है। आपका जो नोट्स में कंटेंट है वो देख लो, मीनवाइल मैं यहाँ पे भी एक बार वो पीडीएफ ओपन कर देता हूँ। हेलो, हाँ हाँ, लॉजिकल रीजनिंग भूपेंद्र सर ने पहले कराया होगा ना, तो आपके पास पढ़ी है सेम। तो कोई बात नहीं, मैं आपको पीडीएफ या तो बुक दे दूंगा, तो अभी वो रहने तो चलेगा। और इकोनॉमिक्स वाली सेव्ड है आपके पास? हाँ, अच्छा, हाँ वो, ओके। तो उसमें अभी एक काम करो ना, क्वेश्चन बैंक की पहले एक कॉपी कर दो, मैं देख लेता हूँ, फिर और चाहिए तो आपको बोल दूंगा। अच्छा अच्छा, मुझे लगा वो आपके पास क्रैकर सेव्ड होगी इसलिए मैंने एक बार लिख दिया था। नहीं है तो चलेगा फिर। हाँ हाँ हाँ, क्रैकर में से ही तो निकालनी है, लॉजिकल रीजनिंग वाली भी। हम्म। हाँ, तो मुझे भी वही चाहिए, एमसीक्यू के लिए खाली उनको देना है ना, थियरी कंटेंट तो अपना है। हम्म। बराबर। या तो आप मेरे को ना व्हाट्सएप कर दो पीडीएफ, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, जो मैं बोलता हूँ वही निकाल दो चलेगा, तो बाकी की चीज़ें तो कर दो, जो अपनी वाली है वो तो कंप्लीट कर दो एक बार। हाँ जी, ओके। हाँ चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए देखें, तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में एग्जैक्टली इन्होंने क्या बोला हुआ है। बोला इंडिया पहला कंट्री नहीं है जिसने इस तरीके का कोई एक्ट पास किया है। ठीक है, बोला 70 कंट्री से ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में जिनके पास सिमिलर एक्ट है, और हम भी उनमें से एक है। एक्ट इफेक्टिवली अप्लाई कब से हुआ, ये उसका बर्थ डेट है, 12 अक्टूबर 2005। इस दिन से इंडिया में एक्ट अप्लाई हो चुका है वैसा है। तो ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, आपको डेट याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज इट इज ओके। अब जो मैं आपको बता रहा था कि इसका बैकग्राउंड क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सारे कानून इंडिया में जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उन सबका कोई सुप्रीम है तो वो कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हम बात कर चुके हैं, आप लोगों ने डब्ल्यूटी में पढ़ा भी है। उसमें एक आर्टिकल नंबर 21 है,
आर्टिकल 19 था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू रोम एनीवेयर इन द कंट्री एंड एवरीथिंग, और 21 में लिबर्टी की बात हो रही थी। तो उसी में एक सब पॉइंट है जिसको बोलते हैं राइट टू नो। ये केस हुआ था आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ही बोला कि भाई राइट टू नो जैसा आर्टिकल 21 में है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक इंडियन सिटीजन को राइट मिलता है कि इस तरीके का कानून होना चाहिए और वो जानकारी मांगे तो आपको देनी पड़ेगी। तो ये आइडिया था और इसी के बेस पे पूरा एक्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जो लिबर्टी है जिसकी बात मैं कर रहा था उसके बेसिस पे ये बोला हुआ है। वैसा हम यहाँ पे आर्टिकल 21 देखो, इट कन्फर्स ऑन ऑल पर्सन्स अ राइट टू नो विच इंक्लूड्स अ राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन। तो ये आपका हक है। आर्टिकल 19 की बात भी देखो वापस की है, ये कुछ पढ़ा हुआ याद आ रहा होगा। आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सब हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर वापस पढ़ने वाला है, ये सब इन डेप्थ आएगा। तो जो वहाँ पे रेलेवेंट है यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, चलेगा, इंट्रोडक्शन के तौर पे उसको जाने देते हैं। एक्ट की बात कर लेते हैं। अब आपको आइडिया है ना एक्ट बनता कैसे, अपन ने पहले ही बात की हुई है। कोई भी कानून पास कैसे होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, कुछ ध्यान में आपको तो बता दो। पार्लियामेंट में कुछ बिल प्रेजेंट होता है ना, तो बिल कहाँ पे, पार्लियामेंट में कुछ हाउसेज होते हैं, वैसा कुछ होता है, लोकसभा राज्यसभा। तो कहाँ पे बिल पास करवाना पड़ता है, लोकसभा में या राज्यसभा में या दोनों जगह? दोनों में। पहले कहाँ पे जाएगा, लोकसभा, लोअर हाउस, पहले लोकसभा, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल। फिर आती है राज्यसभा, हाउस ऑफ द स्टेट्स, अपर हाउस। तो पहले लोकसभा में बिल प्रेजेंट होता है। अच्छा, बिल प्रेजेंट करता कौन है? रूलिंग पार्टी करती है, ऑपोजिशन करती है, कोई भी कर सकता है, कौन करता है? बिल तो रूलिंग गवर्नमेंट लेके आती है, प्रपोजल जो सरकार चला रहा है वो लेके आएगा ना कि हमारे हिसाब से कानून होना चाहिए। अब आप बाकी सब मेंबर्स भी देख लो। तो जो रूलिंग पार्टी है, जो मिनिस्ट्री है, वो एक बिल प्रेजेंट करती है लोकसभा में, उस पर डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है। अगर बिल पास हो गया तो जाता है राज्यसभा में, वहाँ पे वोटिंग होती है, वहाँ पे फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फिर वहाँ से बिल पास हो गया तो बन गया एक्ट, या कुछ बाकी है अभी भी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट, तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई कानून नहीं बनेगा, तीसरा पॉइंट है। तो वहाँ पे वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, लोकसभा में बिल कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, प्रेसिडेंट ने अपना कंसेंट कब दिया, सब आपके सामने। और इफेक्टिवली फिर अप्लाई इसके बाद हुआ, जो डेट अपन ने देखी 12 अक्टूबर 2005। अब इस लेवल पे सब इन्फॉर्मेशन है। एग्जीक्यूटिव में, डब्ल्यूटी में क्या एमसीक्यू एग्जाम था, तो उनके पास यही सब चीज़ें होती थी, कौन से दिन पे बिल पास हुआ, डेटा। अब ये डेटा की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इस लेवल पे, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो डेट्स याद करना मैंडेटरी नहीं, मैं सामने से मना कर रहा हूँ, तो उस पर टाइम मत वेस्ट करना। बाकी ये सब चीज़ें रिपीट चल रही है। आर्टिकल 19 की बात वापस से हो रही है, वो जाने देते हैं। अब कुछ सेलियंट फीचर्स मैंने समरी बताई है। आरटीआई एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। ये क्यों लिखना पड़ता है वो भी समझो आप। अपना जम्मू एंड कश्मीर वाला एक इशू रहा है जिसमें एक आर्टिकल था जिसको कैंसिल कर दिया। अब वो आर्टिकल का नंबर मुझे बता दो क्या है। हाँ, कौन सा आर्टिकल था? 370 है ना। आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी को एक स्पेशल प्रिविलेज देता था, जिसकी वजह से इंडियन जो यूनियन है, अपनी इंडिया है, उसके सारे कानून जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होते थे। ये डिवीजन था, आधे कानून वहाँ के अलग, आधे हमारे, ये प्रॉब्लम था। आर्टिकल 370 गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। और कब हुआ ये? 2019 में, जून में था, आई थिंक 5 जून 2019। तो 2019 में इन्होंने नहीं सॉरी अगस्त, हाँ अगस्त 2019। तो वहाँ पे आर्टिकल 370 जो है ना गवर्नमेंट ने हटा दिया इन द ईयर 2019। बोला अब ऐसा कुछ नहीं है भाई, पूरा इंडिया एक है, जम्मू कश्मीर भी इंडिया का एक हिस्सा है, और सारे कानून जो बाकी के स्टेट्स में एप्लीकेबल है जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल रहेंगे। सो आरटीआई एक्ट इज नाउ एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, इसलिए लिखा है होल ऑफ इंडिया, उस सेंस में लिखा गया, वैसे देखना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बोला है कि इस एक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्पेसिफिक डेडलाइन दी गई है, 120 डेज फ्रॉम एनैक्टमेंट। अब इसका मैं आपको रियल केस बताता हूँ। 12 अक्टूबर 2005 से ऑफिशियली आरटीआई एक्ट आ गया, ये तो आपको पता है। लेकिन कानून आने के बाद भी लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई कानून आया है, और ये रियल केस है। और बहुत सारे एनजीओज, सोशल एक्टिविस्ट ने फाइट किया गवर्नमेंट ऑफिशियल से, तब जाके आरटीआई यूज होना शुरू हुआ 2005 के बाद भी। और जो दिल्ली के अभी चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल, अभी तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो ही वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ चलाते थे काफ़ी सारे, वो धरना प्रदर्शन ये वो बहुत किया उन्होंने। तो ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स जिसने आरटीआई एक्ट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए बहुत फाइट किया कि यार जब कानून बन चुका है तो यूज़ क्यों नहीं हो रहा।
सरकारी डिपार्टमेंट में जाके आरटीआई से एप्लीकेशन मांगो ना इन्फॉर्मेशन, सरकारी ऑफिसर ना बोलता था, बोले ऐसा थोड़ी कुछ होता है, हम आपको क्यों आंसर दे। बताना पड़ा भाई पार्लियामेंट में कानून पास हुआ है, बोले हमको नहीं पता, मालूम ही नहीं है कानून पास हुआ है, क्या प्रोसीजर है कुछ नहीं पता। तो एक होता है ऑन पेपर एक कानून बना देना, एक होता है एग्जीक्यूशन ग्राउंड लेवल पे दिखना। एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था, तो जब एक्ट बना था 12 अक्टूबर 2005 को, तब ये बोला गया था कि देखो आज एक्ट बना है तो कल से ही यूज होना स्टार्ट हो जाएगा स्मूथली, वो तो नहीं होता, थोड़ा दिन लगते हैं सेट होने में। 120 डेज का टाइम दे रहे हैं, 120 डेज के अंदर हर सरकारी डिपार्टमेंट में इसका सिस्टम सेटअप हो जाना चाहिए कि अब कोई आरटीआई करे तो उसको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। तो ये एक डेडलाइन दे दी थी जो अब हिस्ट्री हो चुकी है, 2005 की बात है, आज इसका कोई प्रैक्टिकल रेलेवेंस अब नहीं। अच्छा, आरटीआई एक्ट में आप किसी से भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो क्या? प्राइवेट पर्सन से मांग सकते हो। सपोज ऐसा है कि आप बिजनेस के बारे में बहुत पढ़ते रहते हो, मुकेश अंबानी से बहुत इंस्पायर्ड हो, तो आपने ना आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर दी कि मुझे मुकेश अंबानी का पूरे दिन का रूटीन जानना है, सुबह कितने बजे उठते हैं, नाश्ते में क्या खाते हैं, ऑफिस कितने बजे जाते हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं कौन सी गाड़ी लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑफिस में कितने घंटे बैठते हैं, क्या काम करते हैं, सब जानना है। उनकी पर्सनल वेल्थ, उनके इन्वेस्टमेंट्स, वो कौन से कंपनी में पैसे लगाते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं करते, ये सब जानना है। तो आरटीआई फाइल करके आप ये सब जान सकते हो क्या? बताएंगे वो भाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपसे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा आप दोगे क्या? नहीं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के केस में कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगोगे दे आर बाउंड टू आंसर। इसके लिए टर्म है पब्लिक अथॉरिटीज, ठीक है, सरकारी अथॉरिटी, इसके डेफिनेशन पे बात करेंगे। बट ओवरऑल ये है कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, प्राइवेट पर्सन से नहीं मांग सकते, सरकारी एंटिटीज से आप जवाब मांग सकते, जैसे अपन वो फ्लाईओवर की बात कर रहे थे वैसा हो गया। नेक्स्ट, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन। सब हर एक सिटीजन को इक्वल राइट है, कोई भेदभाव नहीं होगा इसमें। इन्फॉर्मेशन मांगे किससे, सबसे बड़ा सवाल। कभी सरकारी ऑफिस में गए, एसएमसी के ऑफिस में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या कहीं पे कोई ऑफिस में गए, देखा है वहाँ पे सारा स्टाफ कहीं ना कहीं बिजी होता है। देखो बोलने की बात होती है कि सरकारी ऑफिसर कुछ काम नहीं करते, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सरकारी ऑफिसर्स बहुत लिमिटेड हैं, काम अनलिमिटेड है, बेचारे पहुंच नहीं पाते, ये प्रैक्टिकल रियल रीजन है, ऐसा नहीं काम नहीं करते, बट इतना वर्क बर्डन होता है ना, भागते रहते हैं इधर उधर, क्योंकि सरकार भी रिक्रूटमेंट लिमिटेड करती है। तो जब आप सरकारी ऑफिस में जाओगे ना, सब अपने अपने काम में बिजी है, बोले हमारे काम पूरा नहीं हो रहा। आपने किसी ऑफिसर को पूछा, सर मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो ब्रिज किसने बनाया, कितने बनाया, बोले जाओ यार बाद में आना, मेरे को बहुत काम है। तो कोई डेडिकेटेड ऑफिसर अगर इस चीज के लिए नहीं होगा तो कोई जवाब नहीं देने वाला आपको, एक्ट अपने आप फेल हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, एक डेडिकेटेड ऑफिसर अपॉइंट किया, इसको बोलते हैं पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, नाम से पता चल रहा है काम क्या करेगा, डेजिग्नेटेड पोस्ट, उसको अपॉइंट किया, बोला आरटीआई की इन्फॉर्मेशन इससे मांगना, ये आपकी हेल्प करेगा। इसका काम ही फुल टाइम ये नहीं बोल सकता मैं दूसरे काम में बिजी हूँ, अरे आपका तो काम इन्फॉर्मेशन देना, आप नहीं दोगे तो कौन देगा, समझ आ रहा है। इनके असिस्टेंट भी होते हैं, असिस्टेंट पीआईओ, इनके बारे में बात करेंगे आगे, पूरा टॉपिक है, ये सिर्फ आपको समरी बता रहा हूँ वैसा। तो ये ऑफिसर है स्पेसिफिक, वो हम बात करेंगे कैसे। अच्छा, आरटीआई फाइल करोगे, एक एप्लीकेशन फाइल करोगे, क्या सरकार इसके कोई पैसे चार्ज कर सकती है? तो बोला हाँ फीस चार्ज होती है, फीस वाला कंसेप्ट है, लेकिन दिस इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग वेंचर। सरकार ने बोला 1000 रुपये का फॉर्म भरो तो वैसे ही कोई नहीं आएगा, ऐसा नहीं। आरटीआई फाइल करने में बेसिक फीस कितनी है, 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपीज ओनली, 10 रुपये फीस है आरटीआई फाइल करने की, बस उससे ऊपर नहीं। अच्छा, अगर आप आरटीआई में उनसे डेटा मांग रहे हो, जो 1000 पन्ने की फाइल है, प्रिंट आउट निकाल के देनी पड़ेगी, तो उसमें उनका कॉस्ट लगेगा या नहीं? इन्फॉर्मेशन ढूंढने में कुछ खर्चा हो सकता है, तो अगर उनका कोई कॉस्ट लग रहा है गवर्नमेंट का, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का, वो कॉस्ट आपसे रिकवर कर सकता है। वो पहले बता देगा कि भाई आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है 10 रुपये फाइल करके, इसको निकाल के देने में हमारा 500 रुपये खर्चा है, तो आपको 500 पे करना पड़ेगा, तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम प्रॉफिट नहीं मंगा रहे, लेकिन जो खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा। इफ यू आर ओके विद दैट अमाउंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो दे कैन आस्क फॉर फीस, बट इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। क्लियर है। आरटीआई फाइल करने के दो तरीके हैं आजकल, देखो एक ऑफलाइन तरीका तो रहता ही है, फॉर्म भरेंगे सरकारी ऑफिस में जाएंगे, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका अपना ऑनलाइन, आप अभी यहाँ बैठ के भी आरटीआई फाइल कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उसमें। वेबसाइट है rti.gov.in, मैं एक बार दिखा भी दूंगा आपको तो आइडिया आ जाएगा। ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन करना है तो अपने जोन ऑफिस, वार्ड ऑफिस बने होते हैं ना, जोन ऑफिस में जाओ, वहाँ पे काउंटर पे फॉर्म मिलता है, 10 रुपये दो, फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपको चाहिए, आप फिलअप करके सबमिट कर दो, आगे प्रोसेस हो जाएगा, वैसा काम। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। फिर एक बात बोली है, कुछ कैटेगरी की इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है, मांगोगे नहीं मिलेगी। सब कुछ थोड़ी सरकार बता देगी आपको, कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे इंटेलिजेंस,
सिक्योरिटी, आपने सीधा सीबीआई से इन्फॉर्मेशन मांगी, तो पाकिस्तान का कौन कौन से टेररिस्ट इंडिया में छुपे हुए हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है बता दो, ठीक है, देंगे वो इन्फॉर्मेशन। या जान पे खेल के वो रॉ एजेंट्स बेचारे, ठीक है, कैसे कैसे करके इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, और आपको लगता है 10 रुपये में उसमें इन्फॉर्मेशन मांग लोगे वो दे देंगे, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन की बात भी यहाँ पे इस चैप्टर में होने वाली है। तो ये सारा मैंने आपको सिर्फ समरी बताया, ये ओनली समरी या सेलिएंट फीचर्स हैं आपके टॉपिक्स। अब यहाँ से डिटेल में डेफिनेशंस एंड ऑल पूरा स्टार्ट होने वाला है। तो इंट्रोडक्शन समझ आया, एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ कि एक्ट में हम क्या पढ़ने वाले, यहाँ तक कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है तो बोलो। कंप्लीट बस। तो आज इसमें फिर इतना ही रख रहा हूँ अपना, फिर वो इंट्रोडक्शन में भी टाइम गया है, बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करना है, तो उस पेज पे रहते हैं अपने। तो यहाँ पे आज इसको स्टॉप करते हैं। अब कल से फिर जो एक्ट है अपना पूरा वो कंटिन्यू होगा, प्रॉपर डेफिनेशंस पे बात करेंगे, और जो टॉपिक्स अभी हमने देखे उसको डेप्थ में लेके जाएंगे। पीआईओ के ऊपर बात होने वाली है, कैसे इसको अपॉइंट करते हैं, इन्फॉर्मेशन मांगनी है उसका क्या प्रोसीजर है, सब डेप्थ में डिस्कस होगा। आज इंट्रोडक्शन लेवल तक एक बार मैं इसको रख रहा हूँ, ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं, रिमेनिंग चीज़ें कल देखेंगे।